हेलो और नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सोनू सिंह और हेलो मित्र के इस एपिसोड में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे आज के इस एपिसोड में हमारे मेहमान हैं श्री चंद्रभूषण मिश्रा कौशिक जी। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं लोकसभा चुनाव के ऊपर, जो आम चुनाव होने वाला है। तो इस चर्चा को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि चुनाव को लेके अभी जो माहौल चल रहा है उसके ऊपर एक आप अपना दृष्टिकोण रखें और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर से अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे। हे वात्सल्यमयी मम मातृभूमि नमामि नमस्ते नमस्ते नमस्ते। स्नेह ममता से सींचा तुम्ही ने, स्वधर्म धरा बन पाला तुम्ही ने, अर्पण समर्पण सहारा तुम्ही हो, हम हैं तुम्हारे हमारा तुम्ही हो। इस भारत की पावन भूमि को मेरा प्रणाम और यहाँ की लोकतंत्र का स्वागत है। आज हम सब इसी उद्देश्य से यहाँ आए हैं। तो मैं चंद्रभूषण मिश्र इस लोकसभा जो 2024 का चुनाव है उस पर सोनू जी के साथ हूँ। अच्छा लग रहा है कि बहुत दिनों बाद फिर एक साथ हम दोनों मिले हैं और इस पे चर्चा के लिए हैं। आगे आप। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है कि अभी जो चुनाव हो रहा है तो जितने भी मीडिया हाउसेस हैं या जितनी भी पॉलिटिकल पंडित कह सकते हैं जो पॉलिटिक्स को समझने वाले हैं वो ऐसा मान रहे हैं कि ये एक डन डील है, मतलब बीजेपी ऑलरेडी इसमें बाहरी है, वो एक एडवांटेजियस पोजीशन में है। तो ऐसा क्यों है कि जो पूरा पॉलिटिक्स है वो सिर्फ एक ही पार्टी के इर्द गिर्द घूम रहा है और सिर्फ एक ही पार्टी का बोलबाला है? लोकतंत्र के लिए कितना सही और कितना स्वस्थ व्यवस्था है ये? देखिए, प्रश्न जो है वो एक तरफ इंगित करता है कि किसी ने बहुत परिश्रम किया है, किसी का शीर्ष नेतृत्व बहुत परिश्रम किया है, और दूसरी तरफ है कि जो विपक्ष है वो बहुत विश्राम किया है और बहुत आलस्य में है। अब दोनों के बीच में नागरिक है, क्योंकि नागरिक को जगाने का काम विपक्ष का होता है और विपक्ष और नागरिक को मिलाकर के जो माने संदेश आते हैं, जो स्वीकृति आती है, वो जो है जो पार्टी सत्ता में होती है उसको विवश करती है काम करने के लिए। तो मुझे लगता है कि नकारात्मकता की ओर बढ़ पड़ी है विपक्ष और सकारात्मकता की ओर बढ़ा है पक्ष। लेकिन उसका सकारात्मक क्या है? हमारे लोग, हमारा दल और हमारी ही सोच, उसमें जनता भी छूट जा रही है और विपक्ष भी छूट जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। जब हम एनालिसिस की बात करते हैं, चुनाव के ऊपर चर्चा की बात करते हैं, तो एक सबसे बड़ा कंसर्न मेरे लिए एक युवा के तौर पे ये होता है कि जब हम किसी चुनाव के समीक्षा की बात करते हैं या स्थिति परिस्थिति की बात करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति क्या अपनी निष्पक्ष राय दे सकता है? चूंकि आपने बताया कि आपका जुड़ाव गांधीयन संस्थान से रहा है, आपने उस विचारधारा को लेके भी काम किया है, कहीं ना कहीं आपका जुड़ाव संघ से भी रहा है। तो जब हम पॉलिटिक्स के ऊपर जब चर्चा करते हैं तो आपकी विचारधारा क्या होती है और क्या मानते हैं कि आप निष्पक्ष होकर परिस्थिति को देख पाते हैं? सुनो जी, निष्पक्ष शब्द जो है ये अव्यवहारिक शब्द है। हर व्यक्ति और विचार का कोई ना कोई पक्ष होता है जी, चाहे वो सकारात्मक हो या बस एक शब्द आता है। कुछ विचार जो होते हैं या जो विचारक होते हैं वो जो होते हैं नैतिकता को पालना करते हुए पक्ष और विपक्ष पर चिंतन करते हैं। मुझे इसमें कहीं अस्वीकृति नहीं है कि मेरा जुड़ाव संघ से है। मेरा पठन पाठन जो है संघ परंपरा के विद्यालयों में हुआ है और मेरा जो सामाजिक जीवन है वो गांधीयन संस्थानों के बीच में गुजरा है। आज भी मैं उनके साथ मिलना जुलना कार्यक्रम करना है। लेकिन संघ का प्रभाव ये है कि राष्ट्र की प्रमुखता समझ आई, राष्ट्रवाद पर चिंतन समझ आया और निरंतर लगे रहने और अनुशासित जीवन को बनाए रखने की परंपरा मैंने वहां से सीखी। गांधीयन विचार से मैंने क्या सोचा कि समाज को हिंसा से दूर करके लोकतंत्र में एक ऐसी परंपरा जन्म लेनी चाहिए जहां लोकतंत्र में
लोकहित ही सबकी निष्ठा का कारण हो। बात समझिएगा। उसके लिए पक्ष को भी उस निष्ठा का पालन करना पड़े, विपक्ष को भी उस निष्ठा का पालन करे और जनता को भी उस निष्ठा का पालन करना हो। जनता दलगत भाव में ज्यादा प्रभावित हो गई है, और जब दलगत प्रभावित हो गई है तो निश्चित है कि निष्पक्षता वहां खत्म हो जाती है, न्याय खत्म हो जाता है। कोई प्रत्याशी आया, वो जनता के अनुकूल कार्य नहीं कर पाया, लेकिन चूंकि दलगत प्रभाव बड़ा रहा तो वो क्या करता है, उसके खिलाफ बोल नहीं पाता है। एक मानसिक गुलामी का दौर जो शुरू हो जाता है, जिसमें आप सब युवा हैं, युवा ज्यादा बड़े गुलाम हैं, और वृद्ध जो है, जो परिपक्व है, वृद्ध क्या कहेंगे, जो परिपक्व है, वो ज्यादा चालाक और स्वार्थी है। आपको अगर देखना होगा तो चंदौली में हमको लगता है कि बहुत करीब से आप देख सकते हैं, यहाँ का संसदीय इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो यह विचारधाराएं आपके कुछ भी हो, लेकिन देश और लोकतंत्र के साथ जनहित की नैतिकता कायम अगर रहेगी तभी न्यायप्रिय वातावरण बन पाएगा। जी, चूंकि आप सामाजिक कार्यों से जुड़े रहते हैं और इसी कारण समाज के लोगों से भी आपका जुड़ाव रहता है। जो अभी वर्तमान सांसद माननीय महेंद्र नाथ पांडे जी हैं, उनके बारे में आपको क्या लगता है कि लोगों की आम धारणा क्या है, वो लोगों की अपेक्षाओं पे इन 10 सालों में कितना खरे उतरे, जितना आप लोगों को समझ पाते हैं? बिल्कुल सही बात। देखिए, मैं तो कभी प्रत्याशी को नहीं देखता इस भावना से चुनाव के समय में। पहले मैंने विचार को समझने का प्रयास किया कि यहाँ चंदौली की जरूरत क्या है। चंदौली की जरूरत है मैक्सिमम विकास, ऐसा खेत खलिहान जिसका मालिक किसान की भावना को दुख तकलीफ सह करके अच्छे उत्पादन की ओर बढ़े। लेकिन चंदौली का दुर्भाग्य है कि इस दिशा में यहां काम नहीं हो पाता है। अभी एक बात मैं आपको सांकेतिक रूप से कहना चाहूंगा, क्योंकि महेंद्र नाथ पांडे जी एक बड़ा नाम है, आदर है, और हम सब भी मानते हैं कि आदरणीय हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन वैभव का प्रभाव उन पर भी ज्यादा हो गया। एक जगह जहां से विकास पुरुष शब्द आया उनके ऊपर, वहां से वो हार गए। अब उसी एक विचारधारा से उन्हें चंदौली में लाया गया, और चंदौली में ला करके उनको मैंने हमारे यहाँ प्रतिनिधि बनाया गया। जनता ने प्रथम बार ये सोचा कि उनके साथ कहीं अन्याय हुआ है, तो उसको न्याय करने की दिशा से पहली बार जनता उनके साथ फुल फेज में खड़ा रही, जिसमें दल की भी भूमिका रही और मोदी जी जैसा शीर्ष सकारात्मक नेतृत्व भी रहा। दोबारा में वो प्रभाव थोड़ा कम हुआ, थोड़ी निराशा आई, लेकिन फिर भी लगा कि नहीं, कुछ बेहतर हो सकता है, हो सकता है। पहली बार में वो उतना बेहतर नहीं कर पाए, ज्यादा बिगड़ा माहौल था, और लेकिन दोबारा भी मुझे, अगर मेरी व्यक्तिगत ये राय है कि जो हो सकता था, माने मैक्सिमम परिणाम का जो बने जनता का हित के लिए उपयोग हो सकता था, वो नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे सांसद जी जो हैं, वास्तव में घिरे हुए हैं उन दलगत विचारधाराओं के लोगों से, जिनको ये लगता है कि कृपा उनकी अगर होती और हो जाए तो अपना भी कुछ नाम चल जाए। कोई प्रतिनिधि बनने को तैयार है तो कोई वार्ड से लेकर के वो ये बनने में, तो मैंने कार्यकर्ताओं ने इतना घेर लिया कि जनता तक इनकी पहुंच शून्य हो गई है। ये बात मैं एकदम जनता के प्लेटफॉर्म से कह रहा हूं। अब आप सोचिए कि मोदी जी का मिशन है कि निचले पावदान तक पहुंचो और नीचे की समस्याओं का समाधान करके आगे बढ़ो, लेकिन हुआ क्या? कार्यकर्ताओं को सांत्वना और अयोध्या दर्शन और पूजन करा के हम क्या पा लिए? हम कार्यकर्ताओं को अपने गुलामी के पक्ष में थोड़ा और नजदीक ला दिए। मैंने गुलामी किसी भावना और द्वेष बस नहीं कहा, मैंने ये कहा कि जहां अपने नेतृत्व से युवा अपनी जरूरतें बताता,
अपने जिला का विकास का उद्देश्य पूछता और इतना बड़ा व्यक्तित्व को सही उपयोग कर पाता, तो वो नहीं किया। और यहाँ महेंद्र नाथ पांडे जी एकदम गलत नहीं है। गलत यहाँ के लोग हैं, यहाँ के नागरिक है, और यहाँ भाजपा के नीचे की इकाई से लेकर ऊपर की इकाई के वो लोग हैं जिन्होंने उनसे सवाल नहीं पूछा कार्यकाल के समय में, उनसे अपने लिए मांगा नहीं जो मांगना चाहिए। व्यक्तिगत मांग ज्यादा प्रभावी रही जिले की या जनता की, जिले की जनता की जरूरतों के बनस्पत। तो ये दोनों बात जो जिस तरह से था ना, वो बहुत गलत परिणाम दे दिया। अगर बहुत सारे विकास हुए, वो विकास अगर सड़क के हुए, तो क्या मानवीय स्तर पर यहाँ का विकास सिर्फ सड़क ही है? तो नितिन गडकरी जी को धन्यवाद कहा जाए हाईवे के लिए जी। रेलवे अगर कुछ विकसित हुआ तो इसके लिए धन्यवाद कहा जाए रेल मंत्री जी को। अगर बनारस ही हमारे लिए सबसे उत्तम विकास की मतलब श्रृंखला दिखाना है कि हम मुगल सराय में रहते हैं जो बनारस से बहुत नजदीक है, तो मोदी जी को धन्यवाद। लेकिन यहाँ एक बात कशिश के साथ कहता हूं कि दिल करता है कि जहां मोदी जी अपने यहाँ के सांसद हैं और देश के प्रधानमंत्री, तो इनसे थोड़ा ज्यादा वो करते, ये थोड़ा कम करते। लेकिन इनके और उनके बीच में जो विकास के मानक में जो गैप है, यही इनका जो एक्चुअल निराशाजनक परिणाम है। और मैं इसके लिए उनसे पुनः आग्रह के भाव से कहता हूं कि ये गैप तो आपको दिखता होगा, क्योंकि आप जो है उस संसदीय व्यवस्था का हिस्सा रहे हैं, और एक बार नहीं 2 बार रहे हैं इसी से। उसके बावजूद आपके पास एक बड़ा अधिकार रहा है, उस अधिकार का भी कोई लाभ नहीं मिला। तो आप अपने को तो संतुष्ट कर लिए, क्योंकि आपकी जरूरतें बहुत छोटी हो सकती हैं, आपको मान सम्मान मिल ही रहा है और वो सब हो ही रहा है, तो आपको जरूरत ही नहीं। लेकिन जनता को मान सम्मान मिलना चाहिए, इसके लिए जनता ने आपके जैसे व्यक्तित्व को चुना था। लेकिन आप अपने आप तक सीमित रह गए, कार्यकर्ता अपने आप तक सीमित रह गया, दल अपने आप तक सीमित रह गया, चंदौली भी पिछड़ा रह गया और पीछे रह गया, और यहाँ की जनता भी पीछे रह गई। ये बात इस चुनाव में जनता के मन में है, अब बोल नहीं पाएगी या बोलेगी ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये मन में है, ये जगह जगह दिखने लगा है। मैं एक चीज़ देखता हूँ कि जब कोई माननीय यहाँ पे आते हैं पार्टी से जुड़े हुए, तो उनके पास जिस तरह से आपने लोकल इकाई की बात की, जिस तरह से उनका जमावड़ा होता है और जिस तरह से वो बातों से और फोटो से विकास की गंगा बहाते हैं। आज मैं आ रहा था कहीं से और मुश्किल से 10 मिनट बारिश हुई होगी, और बारिश बीते करीब आधा घंटा बीत गया, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं घर पहुंच जाऊंगा। लेकिन जैसे मैं आगे बढ़ा तो करीब आधा फीट या 1 फीट पानी लगा होगा, जिसमें नाली ओवरफ्लो हो रही थी, और मुझे पैंट ऊपर करके और ईंट वींट का सहारा लेके मुझे आगे बढ़ना पड़ा। और ऐसे मुगल सराय में तमाम सारी जगह हैं, और मुगल सराय में क्या, मैं पूरी चंदौली की बात कर रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें हैं। उन्हीं ईंट का सहारा लेके, उन्हीं नालियों में पैंट ऊपर करके ये कार्यकर्ता और लोकल इकाई आगे बढ़ते हैं, और आगे फोटो में विकास की गंगा ये लोग बहा देते हैं। तो मेरा ऐसा मानना होता है कि इन लोगों का जमावड़ा वहां पे होना चाहिए जहां पे समस्याएं हैं, न कि जहां पे रेड कारपेट बिछा हुआ है और जहां पे फूल मालाओं की बारिश हो रही है। तो ये एक जो है युवा के तौर पर मुझे ये पीड़ा देने वाली चीज दिखती है कि जब हमें अवसर मिलता है तो हमें सही चीजों के ऊपर काम करना चाहिए। तो सुनो जी, एक चीज मैं इस बात को आगे बढ़ा दूं। नकारात्मक और निराशाजनक वो नहीं है जो लोग मतलब पद पर बैठे हुए हैं, वो लोग तो हैं जो विपक्ष की भूमिका निभा सकते थे। वो इन समस्याओं को जोरदार तरीके से रखते क्यों नहीं है? पार्टी का निर्देश हो जाता है तो सपा बसपा झंडा झंडा सब जगह दिखने लगता है, कार्यकर्ता गमछा उमछा बांध के लड़ाई करने निकल जाते हैं। और जब ऐसे झूठे बयानबाजी हो रही है
और सब कुछ हो रहा है, वैसे ना कहीं विपक्ष दिख रहा है ना पक्ष दिख रहा है। पक्ष अपने माननीयों को सम्मानित करने में परेशान है, अब विपक्ष जो है वो इसलिए सम्मानित है कि मेरा अवसर आएगा तो जो परंपरा बनी रहेगी उससे हमारा भाई दाल रोटी बढ़िया चलेगा, हमको भी ये जलवा मिलेगा, जलवा मेरा भी कायम हो जाएगा। ये इस पे काम होना चाहिए। व्यक्ति को दोष देने से कुछ नहीं होगा, दोष तो सिस्टम पर कहीं ना कहीं बाहर होना चाहिए और इस पर काम होना चाहिए, इसको नौजवानों को देखना होगा। अब चंदौली के रेफरेंस में हम लोग बात करें कि चंदौली की लाइफ लाइन क्या है। अगर हम रोजगार की बात करें, आर्थिक गतिविधि की बात करें, तो चंदौली की लाइफ लाइन क्या है और उसके ऊपर ये 10 साल कितना प्रभावी रहा, चाहे इन 10 सालों में कितना परिवर्तन हुआ। तो यहाँ जो चंदौली है इसकी पहचान है एक कृषि वाले क्षेत्र के तौर पे, इसको धान का कटोरा भी कहा जाता है। लेकिन चंदौली की एक और खासियत है कि यहाँ की मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि यहाँ आप किसी भी तरह के फसल को उगा सकते हैं। यहाँ पे सब्जियाँ उगा सकते हैं, यहाँ पे दाल और तिलहन उगा सकते हैं और भी आधुनिक चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। लेकिन जो धान और गेहूँ है इसका भी सही तरह से किसानों को सही दाम नहीं मिल पाता है। उसके पीछे कारण ये है कि यहाँ पे मंडियों का बहुत अभाव है। अगर मान लीजिए कि मेरे पास 2 एकड़ ही जमीन है या 2.5 एकड़ जमीन है, मैं किसान हूँ, तो मुझे भी वो जीवन शैली चाहिए जो मुझे कम से कम एक मुख्य धारा से जोड़ती है। लेकिन 2-2.5 एकड़ की खेती होने के बावजूद भी अगर आप उस पर सर्वाइव करना चाहते हैं तो इम्पॉसिबल है आपके लिए। आपके कर्जे बढ़ते जाएंगे, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती जाएंगी, तनाव बढ़ता जाएगा, पर आपके जीवन में समृद्धि कभी नहीं आने वाली है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इतने प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट का प्रतिनिधि होने के नाते कम से कम किसानों के ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए था और अपने चंदौली में कम से कम कई सारी मंडियों को यहाँ पे विकसित किया जाना चाहिए था। या जो मंडी है कम से कम उसे इस तरह से विकसित किया जाना चाहिए था ताकि किसानों को कम से कम इतनी सुविधा हो कि वो अगर छोटी जोत उनके पास है, छोटी खेत भी है, तो भी कम से कम अपने आप को इस समय के अनुसार आधुनिक सुविधाओं को वो भी अपने जीवन में उतार पाए। लेकिन वो चीजें मुझे नहीं दिखती हैं। आप कुछ और चीजों के बारे में भी आप बात कर सकते हैं कि आपके हिसाब से चंदौली की लाइफ लाइन क्या है और उसके ऊपर कितना परिवर्तन आप देखते हैं और क्या कुछ रह गया। किसी कवि ने, मुझे अक्षरशः वो लाइन नहीं याद है, उसने कहा कि सड़क तब तुम गांव आए जब पूरा गांव शहर जा चुका। वही हाल है यहाँ। देखिए यहाँ का लाइफ लाइन आप एक चीज कह सकते हैं कि जब बनारस से अब आते हैं मुगल सराय की तरफ से पंडित दीनदयाल उपाध्याय, रेलवे एक बड़ा केंद्र है जहाँ पूर्वांचली जमात बहुत ज्यादा है, पूर्वांचल से आए लोग बहुत ज्यादा मात्रा में। उससे आगे बढ़ते हैं तो हमारी कृषि और गंगा तट, और उधर जब बढ़ते हैं तो पहाड़ का भी कुछ क्षेत्र है और बिहार का बॉर्डर, यही पूरा परसीमन है। कुछ परसीमन हमारा संसदीय क्षेत्र का गंगा पार भी है, लेकिन उसका भी संबंध अपने जैसा ही है, कोई खास बदला बदली नहीं। आप ऐसी स्थिति में एक बात सोचिए कि जब नेता ये मान के बैठ जाए कि किसान का फसल बिका कि नहीं बिका, बना कि नहीं बना, हमारा दल जीत गया, हमारी जाति को लाभ हो गया। एक जगह आप सोचिए, चंदौली से, चकिया से जो अभी माने मुख्य धारा की पार्टी है जिसका सत्ता है, उस दल के जिला अध्यक्ष होते हैं। इसके पहले शायद चंदौली के जिला अध्यक्ष थे, अभी शायद चकिया के ऐसे कहीं। आप एक बात सोचिए, कभी आपने ये सुना है कि जिला अध्यक्ष ने कहा कि चंदौली की कृषि के क्षेत्रों में सांसद जी ध्यान दें, मुख्यमंत्री जी ध्यान दें, प्रधानमंत्री जी ध्यान दें? कभी आपने नहीं सुना होगा। अगर कभी उन्होंने गाय बगाए कहा भी होगा तो कोई आया होगा प्रचार कार्य तो उसके विरोध में कहा होगा। अब सोचिए, हमको लगता है कि चंदौली का अभी सबसे बड़ा रोजगार क्या है, वो है नेतागिरी। चक्की चौराहे से उठा लीजिए, गांव मोहल्ले से लेके नगर तक आइए, सब राजनीतिक दुकान में कमाने की सोच रहा है कि यहां यार अफसर लुटेरे, बात समझिएगा, जो सिस्टम है वो ध्वस्त,
जो बाकी जो प्रक्रिया है, जिनको निगरानी करनी थी भ्रष्टाचार पर, वो स्वयं भ्रष्ट, और जो नेता है वो तृप्त और एकदम पेट भरा हुआ है उनका, लग रहा है बस सम्मान मिल जाए, अपना क्या जरूरत अब उससे ज्यादा करने का, अब कौन सी इसकी जरूरत। तो ऐसे परिवेश का जो दौर चला गया, तो इस लाइफ लाइन में युवा छूट गए, वृद्ध छूट गए, चिकित्सा छूट गई, बात समझिएगा, किसानी छूट गया, ये सब छूट गया। क्या चीज बढ़ गया? बढ़ बस एक चीज गया कि सब ये सोचने लगे कि अच्छा, ये अपने गांव से जो सड़क जा रही है इसी का वो विकास बता दिया जाएगा, तो अपने गांव तक ये विकास तो पहुंचेगा, सड़क पर तो पहुंचे गया है। वो कौन बनाया उससे नहीं, उसको चाहे पीएम की कृपा से बना हो, चाहे कोई मंत्रालय दूसरे से हो, अपने सांसद विधायक, अपने लोकल नेता का नाम लगा करके काम निकाल लीजिए। अब ऐसी जब धारा चल पड़ी है, आप समझ लीजिए कि यहाँ का लाइफ लाइन, बात समझिएगा, पूरी तरह से दिशाहीन नहीं, ध्वस्त हो गया है। यहाँ की लाइफ लाइन पर कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। एक क्रॉसिंग बना है, पहले बार चुनाव में रेलवे लाइन के ऊपर से कोई पुल या बनी है, तो उसका पहले 5 साल पहले भी उसकी चर्चा थी, वही विकास था, वही रेलवे स्टेशन का विकास था, वही हाईवे का विकास था, 5 साल बाद भी उसी का विकास था, और फिर और अगला विकास आ रहा है, वो भी इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। नहीं, मैं आपके माध्यम से कि लाइफ लाइन जनता को तय करना पड़ेगा। अपना रोजगार चाहिए तो किस तरह का रोजगार, हमारे भारी मंत्रालय जिनके पास था, क्या उसको बोलते हैं अपने सांसद जी के पास, अगर ये लोग मांगे होते तो यहाँ कोई रोजगार ऐसा लग गया होता तो लाइफ लाइन में थोड़ा प्रोग्रेस हुआ होता, हमारी लाइन मोटी हुई होती। अब हमारी तो इतनी पतली धमनियों जैसी हो गई है, लाइफ लाइन खुद ही यहाँ के जनता को नहीं समझ आ रहा है, तो नेता को क्या जरूरत है उसको समझाने का, और हमको क्या समझ आएगा क्या है। किसान खुश है क्योंकि किसान खेती छोड़ करके आकर के किसी बड़े दल का क्या बन जा रहा है, वो क्या जिलाध्यक्ष, जिनके पास काश्तकारी है, या तो कोई नेता बन जा रहा है, या तो वो बड़ा उद्योगपति बन जा रहा है, या तो बड़ा स्कूल खोल ले रहा है, और सब अपने हक में खोल ले रहा है, जनता के हक में नहीं। प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट माने जो सिस्टम है आप ये कह लीजिए, माने प्राइवेट में जिसका लाभ स्वतः हो, जनता को न, तो लाइफ लाइन तो निश्चित है कि मर गई है। लाइफ लाइन यहाँ है ही नहीं है कुछ। यहाँ जनता का जीवन जो है ना बेगर जीव का हो गया है। बस ये है कि राजनीतिक चर्चा अच्छी है, वही जो है उसका फ्लो बहुत तेज है, और उसी को हम लोग लाइफ लाइन मान लें तो अच्छा रहेगा। मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि अभी चुनाव के समय राम को लेके बहुत चर्चा है, हर जगह से जो है बसें, गाड़ियां पार्टी बेसिस पे लोगों को, कार्यकर्ताओं को लेके जा रही है और भगवान श्री राम के दर्शन करा रही है। तो आरोप लग रहा है कि राम के भी 2 स्वरूप हैं, एक तो सनातनी राम, सनातन के राम, और दूसरा बीजेपी के राम। आप इन दोनों में क्या अंतर देखते हैं? मुझे भगवान राम को प्रणाम है। वास्तव में राम तो वही है, लेकिन राम का जो सनातनी उद्देश्य है वो राम जी के चरित्र के पालना से संबंधित है। उस पे जीवन हो, वैसी माने सत्ता हो, वैसे नेतृत्व हो, वैसे रिश्ते हो, भाई बंधु हो, उस पर आधारित है। और जो दल की राजनीति है, राम जी मेरे लिए कुछ काम कर दीजिए और मेरा थोड़ा नाम कर दीजिए और मुझे थोड़ा लाभ करा दीजिए और चुनाव जितवा दीजिए, यहीं पर जाके खत्म हो जा रहा है। ये गड़बड़ है यहाँ पर ये। लेकिन चूंकि अब इस कार्य को करने में भी कुछ कार्य ऐसे हो जा रहे हैं जो हम सनातनियों को नतमस्तक कर दे रहे हैं कि हम मोदी को छोड़ करके कहीं जाने में डरने लग रहे हैं कि शायद कोई तो आया जिसने कुछ अच्छा सोचा हम लोगों के लिए और राम के लिए। अब राम के लिए सोचा है तो हम आने वाला मानते हैं कि राम के चरित्र पर भी सोचा जाएगा, लेकिन चरित्र और राम का चरित्र जो है सनातनी है और दल का जो राम है वो
मतलब इनका झोला भरने वाला, इनको वोट दिला देने वाला वो राम है। कहीं न कहीं जो अब चुनाव को लेके चंदौली में जो एक कहीं न कहीं विपक्ष की पार्टी में उदासी है, निराशा है, क्या आपको लगता है कि जो अभी स्टैंडिंग जो सांसद हैं माननीय महेंद्र नाथ पांडे जी, उनके सामने विपक्ष की भूमिका बहुत कमजोर है? जो प्रत्याशी वो विपक्ष लेके आता है, शायद वो उस तरह से लोगों के अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतर पाता है। देखिए, महेंद्र नाथ पांडे जी की एक विशेषता है, उन्होंने कोई अनैतिक भ्रष्टाचार नहीं किया है, उन्होंने काम कम किया है, ये कहा जा सकता है। विपक्ष का है, उसको या तो वो दल का भ्रष्टाचार खोज रही है, या तो ऐसा चीज खोज रही है जिससे हमको भी हिस्सा मिल जाए। तो इनके कारण में दोनों नहीं हो पा रहा है, उन लोगों को नहीं फायदा मिल पा रहा है। तो इस कारण वो क्या है ना, यहाँ पे उनका जैक लग नहीं पा रहा है कहीं, तो ऐसे प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं। तो जातिगत प्रत्याशी खोजे जा रहे हैं कि यहाँ किसकी बाहुल्यता है तो किसको दे दिया जाए, कौन मालदार पार्टी है उसको दे देने से किस दल को फायदा हो जाएगा, ऐसे। लेकिन चूंकि बेस जो हमारा होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि यहाँ का हित अगर प्रमुखता से दिया जाए तो उसमें सुनो जी, अगर समय तो एक बात मैं इसी के समानांतर कहूँ, एक बात बार बार उठ रही है कि कोई विकल्प नहीं है, जनता के पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए हम बीजेपी या मोदी जी के प्रति। मैं कहता हूं कि मोदी जी अगर अच्छे प्रधानमंत्री हैं तो उनका विकल्प नहीं होना चाहिए। अच्छे प्रधानमंत्री होने चाहिए और देश को मिलते रहने चाहिए और आगे भी उनका कार्यकाल बढ़ना चाहिए। लेकिन एक शब्द पर हम सहमत नहीं है कि कोई विकल्प नहीं, जनता कभी विकल्पहीन नहीं होती है। मैं एक उदाहरण आपको बताऊं, नगर में एक चुनाव था, कुछ लोग सोचते हैं कि हम लोग कोई प्रत्याशी जिताने के लिए चुनाव लड़ाने लगे थे, बिल्कुल ये सच नहीं था। दलगत राजनीति में बिना दल का चुनाव कैसे हो सकता है, इस प्रयोग में हम लोगों ने यहां का चेयरमैन जिताया। आज अगर चाहें तो यहां की जनता या पूरे देश में ये प्रयोग हो सकते हैं कि निर्दल किसी प्रत्याशी को खड़ा कराए और उनसे संकल्प पत्र भरवा ले कि आप निर्दल खड़ा हो, आपको हम सब वोट देंगे और आप जीतिए। लेकिन आप एक संकल्प भरिए कि आप मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए उनके साथ खड़े होंगे। ये अवसर तो खुला हुआ है ना। लेकिन हम लोग को ये चीज बताया जाता है कि जिस दल के मोदी जी हैं सिर्फ उसी दल का आदमी उनके काम आ सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जनता अगर सभी जगह निर्दल प्रत्याशी जिताने लगे तो ये दलों का जो लूटपाट और इनका जलवा, इनका भौकाल जो है ना, 4 दिन में नीचे डाउन हो जाएगा। और इस पे काम नहीं हो रहा है, युवाओं को इस पर काम करना होगा। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी से कोई शिकवा शिकायत नहीं है, लेकिन उसी पार्टी से जुड़े हुए जो नेता होते हैं वो मोदी के नीचे भ्रष्टाचार करते हैं या जनता की समस्याओं को अनदेखा अनसुना करते हैं, और इसीलिए उनको सबक सिखाने के लिए भले ही निर्दल प्रत्याशी हम खड़ा करें, वो मोदी जी को समर्थन करे, लेकिन निर्दल प्रत्याशी को हमको लेके आना चाहिए ताकि ऐसे नेताओं को कड़ा जवाब मिले जो नीचे पार्टी के नाम पे चोरी करते हैं। देखिए, भ्रष्टाचार नहीं करना कोई विकल्प नहीं है, हो रहे भ्रष्टाचार को नहीं रोकना भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में है। और बीजेपी में ये है कि ये भ्रष्टाचार से खुद को दूर जरूर रख ले रहे हैं, लेकिन हो रहे भ्रष्टाचार पर नकेल इनका नहीं कसा जा रहा है। इसका विकल्प एकमात्र यही है कि कोई नया प्रत्याशी। अभी आपको बताएं कि अभी लोकसभा चुनाव में कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई, मुझे लगा कि क्या ये प्रयोग चंदौली में किया जाना चाहिए। क्या पिता नामक संस्था है, आपको पता है, तो हम लोगों ने किसी दल और किसी का नुकसान करना नहीं, हमारा ये है कि लोक हित के विषय को कैसे मजबूती से प्रेजेंट कर दिया जाए। तो इस विषय पर हम लोग सोचने लगे। मैं अभी आपको बोलता हूं कि कोई कद्दावर, नैतिक और अपने चारित्रिक मूल्यों पर खरा उतरने वाला व्यक्ति चंदौली से खड़ा हो जाए निर्दल और जनता उसको जिता ले जाएगी, तो मोदी भी बच जाएंगे और वो भी बच जाएंगे, और यहाँ के जो लोगों को दलगत खरीद फरोख्त की जोरदारी है उसको जो है मतलब बट्टा लग जाएगा, और दल का जो गरूर है वो कमजोर हो जाएगा।
इस पे मतलब हम सहमत हैं और मुझे लगता है कि देश में आने वाले समय में अंतिम विकल्प के रूप में नोटा मतलब क्या है, जहां कुछ पनिशमेंट ही नहीं है, आप नहीं देना चाहते, अरे नहीं जाइएगा तब वो तो नहीं मिलेगा, क्या करना है। अगर उसका बहुमत होता, नोटा में ही बहुमत हो जाता और सारे उस समय के ये जो प्रत्याशी खड़े हैं उनको कह दिया 10 साल आपको कुछ नहीं, कहीं चुनाव नहीं लड़ना है, खड़ा नहीं होना है, तो कुछ संवैधानिक ढांचा मजबूत होता है। लगता कि नहीं, दंड के प्रावधान है, विशेषाधिकार का हर प्रावधान जो है संसद में पारित हो जाता है और जनहित का हर मुद्दा संसद में संघर्ष के बाद ध्वस्त हो जाता है। इस पर मोदी जी का भी ध्यान होना चाहिए और उस पर लोकल सांसद, विधायक, यहां तक छोटे छोटे कार्यकर्ताओं का ध्यान होना चाहिए। आप ये मत भूलिए कि आप रेलवे स्टेशन पर रहेंगे, आप हाईवे पर रहेंगे, आप ये याद करिए कि मोदी जी की वो योजना जिसमें घर बनवाए गए उसको सबने हाथों हाथ उठाया, गैस उपलब्ध किया गया उसको हाथों हाथ उठाया, जो विकास के अन्य कार्य हुए, जो राष्ट्रीय स्तर पर परिवर्तन हुए, राष्ट्र का स्वाभिमान बढ़ा, आर्थिक रूप से हम पर अर्थदंड बढ़ा करके भी देश का विकास में वो पैसा खर्च किया गया, वो सबने स्वीकारा। लेकिन अब अगर उससे एकदम दूर हट के हम सोचेंगे तो गड़बड़ होगा। इस पर ध्यान पूरी तरह से केंद्रित होना चाहिए और इस पर आधार बना करके ये तय कर देना चाहिए कि विकल्पहीन जनता नहीं है, हमारी सोच विकल्पहीन है और हमारी निष्क्रियता हमको विकल्पहीन बनाई हुई है। तो इस चर्चा में बस इतना ही। हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आई होप कि जो दर्शक हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े रहे इसके ऊपर वो अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जाके हमें दे सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये चर्चा पसंद आई तो जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वहाँ पे आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। हमारे आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही।